नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस को मिली 13 सीटों पर कामयाबी, बीजेपी को 6 और जेडीएस को मिली 4 सीटें। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में फासलाती तर्ज पर दोबारा डिग्री और पीजी कोर्सेज की बहाली, मानू के वाइस चांसलर ने दी ईटीवी उर्दू को जानकारी। केबीसी जीतने वाली बिहार की फातिमा को मिली जान से मारने की धमकी, मुलजमीन ने मकान तोड़ने और अगवा करने की दी धमकी। भोपाल में आलमी मुशारिक के साथ हुआ यौम गालिब तकारीब का अख्तिताम, मुल्क बैन ममालिक से शौराने की शिरकत। कर्नाटक का मारूफ तालीमी इदारा अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी 1 जनवरी को मनाएगा गोल्डन जुबली, वजीर आला सिद्धरामैया, ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र की शिरकत। सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील से। कर्नाटक भर में तवज्जो का मरकज रहे कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के नतायज का आज ऐलान हो गया। 25 नशिस्तों के लिए हुए इंतखाबात में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13 सीटों पर कामयाबी मैसर आई, जबकि बीजेपी को 6, जेडीएस को 4 और 2 आजाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। कर्नाटक में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी कानून साज काउंसिल के इंतखाबात का शोर शराबा नताइज के साथ खत्म हुआ। रियासत की 25 नशिस्तों में कांग्रेस को 13, बीजेपी को 6 और जेडीएस को 4 सीटें मिली हैं, जबकि 2 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। बेंगलुरु के शहरी और देही दोनों हलकों में कांग्रेस उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बेंगलुरु शहरी हलके के नारायण स्वामी और देही हलके में एस रवि ने कामयाबी हासिल की है। कंपटीशन था, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को स्ट्राइट फाइट था, सो इंडिपेंडेंट कुछ नहीं था। सो पूरा कांग्रेस का हाथ में कौन कौन है, सो वोटर्स का कौन कौन है, मेरे को पूरा सब लोग वोट डाला है, इसलिए ये हम जीत गया। अभी वो जीत है ही, देखो ये पूरा ये सामान्य कार्यकर्ता कौन कौन है, इसका जीत है, मेरा का इंडिविजुअल जीत नहीं है। हालांकि कांग्रेस को ज्यादा सीटों की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस के अक़लियती नुमाइंदे इंतखाबात के नताइज को पार्टी के लिए इत्मीनान बख्श करार दे रहे हैं। पिछले 2.5 साल से जो हमारी सरकार रही, जो काम किया सिद्धरामैया सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, उसकी जीत है आज। और आने वाले दिनों में और 2 साल में और काम करेंगे। आने वाले जिला पंचायत, तालुक पंचायत में हम बिल्कुल जीत के आएंगे। मैं एमएलसी इलेक्शन के नताइज से मुतमईन हूँ। खास तौर से हैदराबाद कर्नाटक में 4 एमएलसी सीटों में 3 सीटें हमने जीती। कर्नाटक की कानून साज काउंसिल 75 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। 25 नशिस्तों के लिए हुए इंतखाबात में कांग्रेस को 15 से जायद नशिस्तों पर कामयाबी की तौक़्क़ो थी, लेकिन कांग्रेस की ये तौक़्क़ो पूरी नहीं हो पाई है। कर्नाटक के कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में हुक्मरान सियासी जमात कांग्रेस ने बेंगलुरु के दोनों हलकों में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन रियासती सतह पर अगर देखें तो कांग्रेस को तवक्कुह के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें बीजेपी और जेडीएस के लिए भी ये इंतखाबात कहीं न कहीं मायूसी का सबब रहे हैं। कैमरामैन कुंडैया के साथ रऊफ अहमद, ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। उधर गुलबर्गा यादगीर सीट पर कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुलबर्गा यादगीर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार बीजी पाटिल ने तकरीबन 1000 वोटों से कांग्रेस के सिटिंग एमएलसी अलम प्रभु पाटिल को शिकस्त दी। यह बात काबिल जिक्र है कि गुलबर्गा से ही कांग्रेस के कद्दावर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे मुंतखब होकर आते रहे हैं। खड़गे के हल्के इंतखाब से कांग्रेस उम्मीदवार की शिकस्त को ताज्जुब की नजरों से देखा जा रहा है। जीत का श्रेय ये हमारे पार्टी के नायक लोग और हमारे पार्टी के मेंबर और जिला पंचायती मेंबर, ग्राम पंचायती मेंबर, तालुका पंचायती मेंबर, हमारे जो नायक है और जो हमारे अध्यक्ष है
ये सब और पार्टी के जो अध्यक्ष है सब हमारे लीडरों को ये इसका श्रेय जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी समस्याओं में झूल रहा है ये, स्पेशली गुलबर्गा क्षेत्र। अब काफ़ी ड्रॉट के सिचुएशन में काफ़ी फार्मर्स भी परेशान हैं, इसलिए पीने का पानी का प्रॉब्लम है। हर किस्म से यहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमारे जो अभ्यर्थी चुने गए हैं श्री बीजी पाटिल साहब और पूरे गुलबर्गा जिले के, यादगीर जिले के पूरे लीडर्स मिलके ये समस्याओं को टैकल करने का हम सिंसियरली प्रयत्न हम लोग करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को फासलाती तर्ज पर बीए और बीएससी के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के दोबारा आगाज को मंजूरी दी है। यूनिवर्सिटी को इस इजाजत के बाद उम्मीद है कि घर बैठे उर्दू मीडियम से आला तालीम के ख्वाहिशमंद हजारों तलबा इन कोर्सेज से मुस्तफिद होंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने लगातार 2 सालों से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में शराइत के मुताबिक रेगुलर कोर्सेज की सहूलत न होने की बिना पर ग्रेजुएशन की सतह पर फासलाती तालीम को जारी रखने की मंजूरी से इनकार कर दिया था। उर्दू यूनिवर्सिटी में फासलाती तालीम के दोबारा आगाज पर आइए देखते हैं हमारे डिप्टी चीफ रिपोर्टर अनीसुर रहमान खान की वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज से ये बातचीत। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को फासलाती तर्ज पर बीए, बीएससी और दूसरे पीजी कोर्सेज शुरू करने की इजाज़त दी है। इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज साहब। सर, ये जो ख़बर आई है ये कितनी अहम ख़बर है यूनिवर्सिटी के लिए और उर्दू वालों के लिए भी? ये बहुत अहम ख़बर है क्योंकि बुनियादी जो तालीम और जो ज़रूरत है आवाम की और ख़ास तौर से हमारे ख़वातीन की जो उम्र ख़ानादारी में लगी हुई है, घर में है, वो बीए की एक बुनियादी डिग्री और जो साइंस से पढ़ना चाहते थे उनके लिए बीएससी थी। तो बीए में इजाज़त मिलने से, बीएससी में इजाज़त मिलने से ये वो तबका है जो अब तालीम याफ्ता हो सकता है, ग्रेजुएट हो सकता है और उसके बाद फिर अगर उन्हें मज़ीद वक्त रहता है और दिलचस्पी बरकरार रहती है तो वो एमए भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जो हमें एमए की इजाज़त मिली है उसमें तमाम सब्जेक्ट्स की इजाज़त है, यानी हमें एमए कोर्स रन करने की इजाज़त है। जो भी मज़ामीन हमारे यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उसमें हम एमए डिस्टेंस मोड से भी करा सकते हैं। ये जो जहाँ तक बीए और बीएससी की बात है तो किस तरह से एडमिशन दिया जाएगा, क्या काबिलियत होनी चाहिए तलबा को यहाँ पर दाखिला लेने के लिए? देखिए, इसमें बुनियादी तौर से ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए है जो उर्दू ज़रिए तालीम से पढ़ते हैं या उर्दू वाले हैं और उनकी इल्मी काबिलियत में इजाफ़े के लिए ये है। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ शामिल रखने के लिए पहली बात तो यही है कि जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने 10+2 पास किया है वो इसमें आ सकते हैं, या जो मदरसे के फ़ारिगीन हैं और उनके रियासतों के मदरसा बोर्ड ने उनकी उस सनत को, चाहे वो आलिमियत की हो या फजीलत की, अपने यहाँ +2 के बराबर दे रखा है, वो इसके लिए अहल है। और तीसरा ज़ुमरा वो भी है कि जिन्होंने कोई भी इनमें से इम्तिहान पास नहीं किया उनके लिए हमारे एक एंट्रेंस टेस्ट है और उसको पास करके वो बीए की डिग्री में आ सकते हैं। सर, पहला मरहला तो दूर हो चुका है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने आप लोगों को इजाज़त दे दी है कि फासलाती तर्ज से कोर्सेज शुरू करें। तो ये जो बीए, बीएससी और जो दूसरे पीजी कोर्सेज हैं उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इंट्रेंस कब होगा और एडमिशन्स का मरहला कब शुरू होगा? ये इसी साल के लिए है और प्रोस्पेक्टस हमारा तैयार हो रहा है और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह जनवरी में प्रोस्पेक्टस और दाखिले का ऐलान हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा और इंशाल्लाह मार्च तक हम सिलसिले को मुकम्मल करके अपना तालीमी साल शुरू कर सकेंगे। बेहद शुक्रिया सर। शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज साहब से, जो हमें बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की इजाज़त के बाद फासलाती तर्ज से वो किस तरह बीए, बीएससी और दूसरे पीजी कोर्सेज शुरू करने का इरादा रखते हैं। कैमरामैन नागेश्वर राव के साथ मैं अनीसुर रहमान, ETV न्यूज़, हैदराबाद। बिहार में लगातार बढ़ रहे जराइम के वाक़यात के दौरान अररिया के फारबिसगंज की रहने वाली KBC फातिमा को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी मिली है। वाज़ेह है कि फातिमा ने अदाकारा रानी मुखर्जी के साथ KBC में 25 लाख रुपए जीते थे। धमकी देने वाले ने फातिमा का मकान तोड़ने और उसे अगवा करने की धमकी दी है। इस मामले में फारबिसगंज पुलिस स्टेशन में नामालूम लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।
8 दिनों से हमें फ़ोन पे धमकी दिया जा रहा है कि वो जान से मार देंगे, उठा के ले जाएंगे, घर में बम डाल देंगे, बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। परेशान हो गए हैं इस कॉल से। बोलता है कि हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो इसीलिए हम अभी जो है थाने में भी एप्लीकेशन दिए हैं, और इससे पहले कितनी बार हो चुका है, धमकी आया है, हम कितनी बार एप्लीकेशन लगाए हैं, पर अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ है। ये फिर से दोबारा हमको धमकी शुरू हुआ है। मेरा एटीएम से 2,40,000 रुपये निकाल लिया गया है। पिछले 8 महीने पहले हम एप्लीकेशन डाले हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी तक कोई उस केसेट को दिखाया नहीं गया है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के उर्दू अकेडमी और महकमे सकाफत के ज़ेर एहतमाम यौम गालिब के मौके पर 2 रोज़ा मुज़ाकरा और आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें अख्तिताम आलमी मुशायरे के साथ अमल में आया। आलमी मुशायरे में मुल्क और बैरून ममालिक से शोराए कराम ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत मुमताज़ शायर निदा फाज़ली ने की। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी संस्कृति विभाग के ज़ेर एहतमाम जो 2 रोज़ा ये आलमी मज़ाकरा और आलमी मुशायरा था, उसका ये अख्तितामी हमारा सेशन है। इसमें हम आलमी मुशायरा पेश कर रहे हैं। ये गालिब की यौम पैदाइश पर मुनक़िद किया हुआ हमारा प्रोग्राम, उसका आखिरी सेशन। इस सेशन में हमारे दुनिया भर के जाने माने शोरा अपनी ख़राज अक़ीदत मिर्ज़ा गालिब को पेश करेंगे और उनके बेहतरीन कलाम से आज हम महज़ूज़ होंगे। अगले साल फरवरी में होने वाले जमीयतुल कुरैश के इजलास की तैयारियां जोरों पर है। ये इजलास मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में मुनक़िद होने जा रहा है। इसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कुरैश बिरादरी के अफराद शिरकत करेंगे। इजलास में कुरैश बिरादरी के मसाइल और रोजगार के मौक़े के मौजू पर गौर किया जाएगा। आज अरसा 1 साल से पूरे हिंदुस्तान में जमीयतुल कुरैश जिस पेशे को करते हैं, इससे जुड़े हुए लोग, उस पेशे को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उससे पूरे मुल्क के कुरैश कम्युनिटी में एक बेचैनी महसूस की जा रही है। हमारे सदर साहब ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए लखनऊ में, चूंकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हमारे स्लाइडर हाउसेज बंद कर दिए गए। रियासत कर्नाटक का मारूफ तालीमी इदारा अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है। 1 जनवरी से शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज होगा। इन तकरीबात के लिए अल अमीन कैंपस में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया और ATV न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्रा समेत कई अहम शख्सियात शिरकत करने वाली हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान के तालीमी मिशन से मुतासिर होकर एक नौजवान डॉक्टर ने भी जनूबी हिंद में तालीमी तहरीक शुरू की। ये नौजवान कोई और नहीं डॉक्टर मुमताज अहमद खान हैं। जवानी के आलम में तिब्बी पेशा तर्क करते हुए डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने मिल्लत को जेवर तालीम से आरास्ता करने का हसीन ख्वाब देखा। लिहाजा 1966 में उन्होंने दारुस सुरूर बेंगलुरु में अल अमीन तालीमी इदारे की बुनियाद रखी। देखते ही देखते ये इदारा इल्म की रोशनी को दूर दूर तक फैलाता गया। फिलवक्त अल अमीन के तहत 200 अदारे कायम हैं। हजारों तलबा तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। अब ये इदारा अपने क़याम की निस्फ सदी मुकम्मल कर रहा है। अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब इनकी सरपरस्ती में शुरू की गई और 50 साल में तकरीबन 200 अदारे सारे मुल्क में अल अमीन की जानिब से चलाए जा रहे हैं और तकरीबन 30 बच्चों से जो स्कूल एक डिग्री कॉलेज शुरू हुई थी, आज अल अमीन के बैनर में 1 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा जो ये है सारे मुल्क में हमारे 200 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको हम 500 बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है कि अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के 50 साल जिसको आज हम गोल्डन जुबली की शक्ल दे रहे हैं,
बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब बाबा तालीम जिनको कहते हैं, जिन्होंने जो पौधा लगाया था, छोटा सा पौधा जिसके 50 साल हो गए, शायद कम लोगों को ये नसीब होता है कि इस पौधे को शजर की शक्ल देखें। आज डॉक्टर साहब बड़े खुश नसीब हैं कि शजर की शक्ल देख रहे हैं। अल-अमीन ने 50 साल में बहुत कुछ काम किया, इब्तदाई तालीम से लेकर आला तालीम तक। अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी की गोल्डन जुबली के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। 1 जनवरी से गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज होगा। 3 दिनों तक जारी रहने वाली इन तकरीबात में वजीर आला सिद्धारमैया, ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र समेत कई अहम शख्सियात हिस्सा ले रही हैं। 2 जनवरी की रात अल-अमीन कैंपस में कुल हिंद मुशायरे का भी इनकाद होगा। तालीम को तहरीक में बदलकर इस तहरीक के जरिए घर घर में इल्म की शमा रोशन करने वाला अल-अमीन इदारा अब अपने क़याम का 50 साला जश्न मना रहा है। इस जश्न ज़री के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा असर और रसूख रखने वाली खातून सीईओ बन गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और आईएमआरबी की जानिब से कराए गए एक सर्वे में अरुंधति भट्टाचार्य को एजाज हासिल हुआ। इस सर्वे में आईसीआईसीआई बैंक की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर दूसरे और एक्सिस बैंक की चेयरपर्सन सीईओ शिखा शर्मा तीसरे नंबर पर रही। याद रहे कि अरुंधति भट्टाचार्य ने जब से एसबीआई की चेयरपर्सन का ओहदा संभाला है, तब से आईबीआई के एनबीए में कमी आई है और बैंक के अखराजात कम हुए और मुनाफा ज्यादा हुआ। इसके अलावा बैंक जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी काफी तरजीह दे रहा है। मुल्क में 120 कंपनियों की खवातीन सीईओ को पीछे छोड़ते हुए एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य मुल्क की सबसे ज्यादा असर और रसूख रखने वाली खातून सीईओ बन गई हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में बल्दिया उज़्मा की जानिब से मुनक्किद अदबी महफिल में पाकिस्तानी गुलकारा व अदाकारा सलमा आगा ने शिरकत की। इस महफिल में अमरावती बल्दिया उज़्मा की जानिब से सलमा आगा को तहनीत पेश की गई। सलमा आगा को अमरावती महानगर पालिका की मेयर रैना नंदा और रुकन पार्लियामेंट तारिक अनवर के मुबारक हाथों से इस खुसूसी एजाज से नवाजा गया। रांची के डोरंडा में वाक़या हज़रत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का कल से उर्स तकारीब का आगाज़ होगा। ये उर्स तकारीब 5 दिनों तक चलेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद किया गया है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से मुसलमानों को रिजर्वेशन हासिल नहीं होगा, बल्कि मुसलमानों में रिजर्वेशन से मुताल्लिक शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। रोजनामा सियासत के एडिटर आमिर अली खान ने मेदक के ज़हीराबाद में मुनक़िद इजलास में ये बात कही। आमिर अली खान ने कहा कि रियासत की टीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों को तालीम और रोजगार में 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया था। अब वक्त आ गया है कि वो अपना वादा पूरा करे। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दिलवाने के लिए रोजनामा सियासत की जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।